वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा की मांग के बारे में। चूँकि अब हमने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की शुरुआत की है, तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलते चलें हमारे साथ तो आपको हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर डिमांड फॉर मनी क्या है, और दो क्वेश्चन की बात ये करता है। सबसे पहला ये कि आखिर डिमांड फॉर मनी होता क्यों है, मुद्रा की मांग क्यों होती है। ठीक है, अर्थात किन किन कारण, कौन कौन से कारण हैं जो मुद्रा के मांग के लिए जिम्मेदार हैं, जिसे हम मुद्रा के मांग के घटक भी बोलते हैं। तो सबसे पहला कि मुद्रा की मांग का कारण क्या है और दूसरा उसके घटक क्या है। हम इन दो प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि मुद्रा की मांग अगर संक्षिप्त रूप में कहें तो क्या होता है। मुद्रा की मांग वह होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी, चाहे आपका उद्देश्य कुछ भी हो, आप कैश को, अर्थात यहाँ पे जो मुद्रा है उसको कैश की मान लिया गया है, तो आप यहाँ पे कैश को अपने पास लोग होल्ड करना चाहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य डिमांड फॉर मनी, अर्थात लोग मुद्रा की मांग करते हैं, अर्थात लोग अपने पास मुद्रा को होल्ड करना चाहते हैं। हाँ, उसके जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग उद्देश्य हैं उसकी चर्चा अलग अलग अर्थशास्त्रियों, विचारकों ने किया है, इसीलिए उसके अलग अलग मत के नाम से या अलग अलग सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। तो अब हम जानेंगे कि आखिर डिमांड फॉर मनी, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज मेनली कंसर्न्ड विथ आंसरिंग द क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन की बात करती है। सबसे पहले कि जनता के द्वारा मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कि जनता के द्वारा मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, और दूसरा मुद्रा के लिए जो जनता के द्वारा मांग किया जाता है उसके निर्धारक घटक या तत्व क्या क्या हैं, इसके डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए दो चीज़ें आती हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, अर्थात इन सारी चीज़ों के मुद्रा की मांग के रूप में, इसको जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नॉमिनल और रियल क्या होता है। नॉमिनल वैल्यू और रियल वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू क्या होता है हम उसको जानेंगे, देन हम रियल की बात करेंगे। नॉमिनल वैल्यू वह होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं पहला, नॉमिनल वैल्यू वह वैल्यू होता है जिसे हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं, मुद्रा के रूप में हम ले रहे हैं। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये है, तो दैट इज़ नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी, अर्थात वो मुद्रा मौद्रिक मनी, किसी भी चीज़ का मौद्रिक मनी को हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। दूसरा है रियल वैल्यू, सेकेंड है रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू क्या होता है, तो रियल वैल्यू उसका अर्थ ये होता है कि पैसे को हम वस्तुओं के रूप में काउंटिंग करते हैं, अर्थात मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के रूप में हम मुद्रा का मापन करते हैं, उसे हम रियल बोलते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल और रियल में यही अंतर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। अगर हम नॉमिनल जो है ना, ये बता रहा है यहाँ पे, नॉमिनल जो है उसको अगर हम रियल कैश बैलेंस के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपको बताते रहे हैं। दो चीज़ें हैं, ये एक फार्मूला है सर, कि अगर हम कैश बैलेंस के रूप में हम जानना चाहते हैं, ठीक है, रियल के रूप में, तो रियल कैश बैलेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रियल कैश बैलेंस, यहाँ पे हम रियल कैश बैलेंस, ठीक है, लिखते हैं, और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले होता है मॉनेटरी वैल्यू अपॉन पी, जनरल प्राइस। यहाँ पे जो यम है ना वो मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, बता रहा है, इसे हम नॉमिनल मनी बोलते हैं। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है आपको। जैसे मॉनेटरी वैल्यू मतलब 50,000 रुपये, यह उसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, लेकिन उसके बदले कितने वस्तु और सेवा मिलेंगे, अर्थात वस्तु और सेवा कितनी मात्रा मिलेगी, उसी को हम रियल वैल्यू बोलते हैं, वही उसका महत्व को बताता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 10,000 करोड़ रुपया है, ठीक है, या हम आप साधारणतः हम मान लें कि 1,000 रुपया है, और 1,000 रुपया में, ठीक है, अगर 1,000 रुपया है तो आपके मॉनेटरी वैल्यू है जिसे हम नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं।
इसे हिंदी में नाम मात्र भी बोल सकते हैं। लेकिन इसका रियल वैल्यू अर्थात वास्तविक वैल्यू तब पता चलेगा जब 1000 से हम पता करेंगे कि क्या क्या खरीद सकते हैं। अगर 1000 से बहुत कुछ खरीद सकते हैं तो रियल वैल्यू इसका बढ़िया है, ठीक ठाक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास 1000 है लेकिन आप उसका केवल 1 कप चाय पी सकते हैं तो यह खतरनाक होगा, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यह जो एम है यहाँ पे नाम और जो पी है वो जनरल प्राइस लेवल है, तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। पी यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है, तो इसका मतलब क्या है? पी का मतलब यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये है कि जो प्राइस है वो यहाँ पे केवल गुड्स एंड सर्विस अर्थात वस्तु और सेवा को नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो भूमि है, जो एसेट्स है, उसके अलावा जो बॉन्ड्स है, सिक्योरिटी है, इसके जो प्राइस प्रचलित हैं उन सारे को कंक्लूड किया गया है, इसीलिए हम इसे जनरल प्राइस लेवल भी बोलते हैं। तो रियल कैश बैलेंस इक्वल टू एम अपान पी, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले आप जिसे बोल सकते हैं कि क्लासिकल अप्रोच ऑफ डिमांड फॉर मनी अर्थात क्लासिकल थियरी ऑफ, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। जो हम शुरू करने जा रहे हैं अब वो है क्लासिकल थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो ये क्लासिकल अर्थशास्त्री जो है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उनका क्या मत है डिमांड फॉर मनी को लेके अर्थात मुद्रा की मांग को लेके, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्र है अर्थात क्लासिकल थियरी है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें मुद्रा की मांग को, तो क्लासिकल अर्थशास्त्र में जो मुद्रा की मांग है उसे हम बोलते हैं क्वांटिटी पर्पज अर्थात, ठीक है, मात्रात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। और इसी मात्रात्मक दृष्टिकोण में दो अप्रोच आते हैं। एक है ट्रांजैक्शन अप्रोच एंड सेकेंड इज शिकागो अप्रोच, ठीक है, या कैश बैलेंस अप्रोच। देखिए, जो सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच है ना, क्लासिकल अप्रोच, उसमें उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी अप्रोच, ठीक है, क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी। और जो क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी है इसके दो भाग हैं। सबसे पहला है ट्रांजैक्शन अप्रोच या ट्रांजैक्शन थियरी ऑफ मनी, दूसरा है कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक है, या हम बोल सकते हैं नगद संतुलन दृष्टिकोण या कैश बैलेंस मॉडल या कैश बैलेंस थियरी, ठीक है। तो आप कोई भी बोल सकते हैं। देखिए, जो हम बताने जा रहे हैं फिशर ट्रांजैक्शन अप्रोच, उसको बिना ये समझे आप नहीं समझ सकते हैं। तो जो ट्रांजैक्शन अप्रोच है इसको फिशर ने दिया था, ट्रांजैक्शन अप्रोच को फिशर ने दिया था, और जो कैश बैलेंस अप्रोच है इसको कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने दिया था। कैम्ब्रिज अप्रोच भी इसे बोलते हैं। और जो ट्रांजैक्शन दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उसको हम फिशर अप्रोच भी बोलते हैं, और जो कैश बैलेंस अप्रोच है उसको हम कैम्ब्रिज अप्रोच भी बोलते हैं। आप इसे याद रखिएगा। तो यही दो हैं जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के सिद्धांत में मुद्रा के डिमांड फॉर मनी के रूप में आते हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फिशर के ट्रांजैक्शन अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब ये क्या बोलते हैं कि जो फिशर ने एक फंक्शन दिया, ठीक है, फिशर एक फंक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं कि एम भी इक्वल टू पी टी, अर्थात जो एम भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एम भी है वो सप्लाई साइड को डिनोट करता है, जो पी टी है वो डिमांड साइड को डिनोट करता है, ठीक है। और जो यहाँ पे सप्लाई साइड इक्वल टू डिमांड साइड जहाँ पे होता है, आप वहाँ पे जानते हैं कि मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एम एस इक्वल टू एम डी, ठीक है। यम क्या है? यम मुद्रा की मात्रा है और भी यहाँ पे वेलोसिटी है। अब भी का मतलब अर्थात वेलोसिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक स्थिर समय में, चाहे आप 1 मिनट माने, 10 घंटे माने, 20 घंटे माने या 1 साल माने, उसमें मुद्रा कितने हाथों में गई अर्थात कितनी तेज़ी से उसका ट्रांजेक्शन हुआ, वो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। तो एम भी इक्वल टू पी टी, अर्थात पी क्या है यहाँ पे? जनरल प्राइस लेवल है, आप इसे ना भूलेंगे, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल और प्राइस लेवल में क्या अंतर है हमने बताया है। और टी क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। चलिए, आप
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिशर हैं उन्होंने भी को अर्थात वेलोसिटी को और पी अर्थात जनरल प्राइस लेवल को स्थिर माना है। और इस स्थिति में उन्होंने बताया है कि जो मुद्रा की मात्रा है वो ट्रांजैक्शन पर निर्भर करती है, अर्थात ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके अलावा एसेट्स, लैंड्स इत्यादि अर्थात गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स इत्यादि पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं और हम फिर आगे देखते हैं। फिशर अप्रोच में केवल एक डिफ़िकल्टीज थी। ठीक है, इसमें ये है कि इसके जनरल प्राइस लेवल देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जनरल प्राइस लेवल है ना, यहाँ पे देखिए लिख रहा है जनरल प्राइस लेवल दैट कवर नॉट ओनली गुड एंड सर्विसेज करेंट प्रोड्यूस बट आल्सो कैपिटल एसेट्स जस्ट मेंशन्ड एबो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कैपिटल हैं, एसेट्स हैं, सच है सिक्योरिटी, शेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेल्स परचेज ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, सच एज सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड लैंड्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। सो इसका पता लगाना, जनरल प्राइस का पता लगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और इसी के कारण इसका आलोचना हुआ। ठीक है, और इसकी आलोचना हुई और फिर एक नया सिद्धांत आया जिसे हम कैश बैलेंस अप्रोच बोलते हैं और जिसको कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मिलके दिया था। ठीक है, अब एक और चीज़ है जो सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया है कि मुद्रा का कारण क्या है, अर्थात ठीक है डिमांड फॉर मनी का उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। दूसरा जो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड हम बता रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यम इक्वल टू PT अपान भी। ठीक है, इसे आप रख लीजिए, इसे ध्यान में रखिए कि जो मुद्रा की मात्रा का निर्धारण है अर्थात यम के निर्धारक घटक हैं वो कौन कौन है, जनरल प्राइस लेवल है, ट्रांजैक्शन है और वेलोसिटी है। ये 3 घटक को शामिल किया किसने, फिशर ने, और इसमें से प्राइस और वेलोसिटी को कांस्टेंट माना और केवल टी को वेरिएबल माना है। ठीक है, अपने assumptions में, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके जो क्रिटिसाइज करने के बाद अप्रोच आता है, दैट इज़ द कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। इन्होंने कहा है कि केवल ट्रांजैक्शन के लिए ही लोग मांग नहीं करते। उन्होंने बताया है, इन्होंने एक दिया है जो फंक्शन दिया है कि MD इक्वल टू, एक सेकेंड, यहाँ पे जो कैम्ब्रिज कैश बैलेंस है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, एक दिया है, यहाँ पे जो दिया नहीं हमें लिखना पड़ेगा, उससे हम लिख दे रहे हैं। इन्होंने कहा है कि M इक्वल टू KY। ठीक है, आप इसे ज़रूर लिखिएगा। तो M इक्वल टू KY अर्थात जो मुद्रा की मात्रा है वो Y, जो वहाँ पे Y है ना, Y है, इसे हम रियल इनकम बोलते हैं। ठीक है, रियल इनकम का मतलब इनकम इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और यहाँ पे रियल इनकम, और इसे हम राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हैं, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। और जो K है, K यहाँ पे रेशियो को बताता है, और ये रेशियो का वो देखिए ये बताता है कि K परसेंटेज में रेशियो को बताता है, इसीलिए K को परसेंटेज में हम रख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि मुद्रा की मांग, सबसे पहले आप इसके थियरी को अर्थात सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझें। इन्होंने कहा है, कैम्ब्रिज अप्रोच में कहा गया है कि जो मुद्रा की मांग है, ठीक है, वो इसलिए की जाती है कि जो नेशनल इनकम अर्थात Y, या हम बोल सकते हैं रियल इनकम जिसे हम Y दिखा रहे हैं, उसके कितने परसेंट हिस्से पर लोग अर्थात कितने परसेंट गुड्स एंड सर्विसेज के हिस्से पर लोग कमांड करना चाहते हैं, अर्थात उसको अपने अधिकार में लेना चाहते हैं, उसको स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं। ठीक है, और जिससे वो भविष्य में जो ट्रांजैक्शन है उसको पूरा कर सकें। तो इन्होंने जो कैम्ब्रिज कैश बैलेंस मॉडल है, इन्होंने मनी के स्टोर ऑफ वैल्यू की परिभाषा को बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इनके हिसाब से मुद्रा की मांग का कारण है कि लोग फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं को
मूल्य को मुद्रा के रूप में स्टोर करना चाहते हैं। मुद्रा के रूप में स्टोर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के रूप में स्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट है, ख़राब भी हो सकता है। दैट्स वाई दे वांट टू स्टोर इन मनी और इन टर्म्स ऑफ मनी। चलिए, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने कहा है कि जो मुद्रा के निर्धारक घटक है मुद्रा की मात्रा के, वो कौन कौन है? वाई और के है। लेकिन के को इन्होंने स्थिर माना है और रियल इनकम को ही मुद्रा की मात्रा का महत्वपूर्ण निर्धारक माना है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, न्यू क्लासिकल अप्रोच में अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोच एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी कैन बी एक्सप्रेस एज, देखिए कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे एम डी इक्वल टू के पी वाई, यहाँ पे वाई नेशनल इनकम है, ठीक है, पी एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ये केवल एवरेज है प्राइस लेवल किसका? जो वर्तमान में प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स और सर्विसेज। पी वाई क्या है? नॉमिनल इनकम। देखिए जैसे ही पी और वाई की गुणा करेंगे अर्थात कोई भी वाई अर्थात, तो देखिए वाई पे क्या है, एक सेकेंड, जो वाई है ना वो रियल इनकम है अर्थात तो वस्तु और सेवा, लेकिन इसका गुणा अगर हम प्राइस से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मॉनेटरी आ जाएगा, मतलब मॉनेटरी वैल्यू आ गया। मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल इनकम या नॉमिनल वैल्यू, वही यहाँ पे दिया गया है। जो की है ना, जो के है उसे हम बोलते हैं proportional of nominal income PY that people want to hold as cash balance, अर्थात कैश बैलेंस के रूप में कितने लोग होल्ड करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, वो कौन दिखा रहा है? के दिखा रहा है। तो मुद्रा की जो मांग है ना, डिमांड ऑफ मनी, ठीक है, इसके के पी वाई अर्थात ये बता, जो एम डी है ना मुद्रा की मात्रा बता रहा है, और अल्टीमेटली जब के पी वाई का गुणा करेंगे तो इस दोनों के मुद्रा दोनों के बराबर ही आएगा, अर्थात टोटली मुद्रा के रूप में आएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही प्राइस से गुणा करेंगे के और वाई को तुरंत वो मॉनेटरी वैल्यू उसका आ जाएगा। तो दैट इज़ न्यू क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन विद डायग्राम। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के द्वारा। अब यहाँ पे जो स्लोप है आप देख रहे हैं ना कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पे नॉमिनल नेशनल इनकम जिसे हम पी वाई देख सकते हैं, और जो वाई है अर्थात जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे डिमांड फॉर मनी अर्थात एम डी को दिखाया गया है। और के क्या है? के यहाँ पे एक कोण बना रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे कोण जीरो, जो एक स्लोप जा रहा है पॉजिटिव स्लोप एम इक्वल टू के पी वाई। ठीक है, स्लोप ऐसे क्यों है? इसका रीज़न ये है कि के को स्थिर माना गया है। जब के स्थिर माना गया अर्थात के क्या है कि जो अल्टीमेटली एक अनुपात है जिसको लोग होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, मुद्रा के रूप में। तो वह क्या बता रहा है? साइज बता रहा है। तो ये बता रहे हैं कि जो नॉमिनल नेशनल इनकम है ना, ठीक है, डिमांड फॉर मनी, आप इस बातों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, अल्टीमेट डायग्राम है ये बता रहा है, यहाँ पे चूंकि आप जान रहे हैं ना, आप ध्यान दें तो यहाँ पे नेशनल इनकम है, ठीक है, यहाँ पे नेशनल इनकम है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ना नॉमिनल नेशनल इनकम है जिसे हम पी वाई से दिखा रहे हैं। पी वाई से क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि जब पी का वाई से जब गुणा करेंगे ना, दैट इज़ वो नॉमिनल वैल्यू अर्थात यम के रूप में आ जाएगा। कौन? राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम देखें वर्टिकल एक्सिस पे, तो यहाँ पे डिमांड फॉर मनी है जिसे हम एम डी से दिखा रहे हैं, और ये जो स्लोप है आपका एक पॉजिटिव स्लोप निकला है, पॉजिटिव कर्व बन रहा है जिसे हम एम इक्वल टू, इसे हम मुद्रा फलन बोल सकते हैं, मनी मुद्रा फलन, ठीक है, मनी फंक्शन, जिसे हम एम इक्वल टू के पी वाई बोल रहे हैं। अल्टीमेटली यह बता रहा है यह फंक्शन कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जो मुद्रा की मांग है ना, नॉमिनल टर्म में मुद्रा की मांग वो बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, अर्थात दोनों में एक पॉजिटिव या धनात्मक संबंध है कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, रियल इनकम बढ़ रही है, अर्थात वो गुड्स और सर्विसेज की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे जो मनी की डिमांड है वो बढ़ रही है। ये डायग्राम वही दिखा रहा है। ये किसका डायग्राम है? तो ये नियो क्लासिकल का डायग्राम है। आई होप आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो आप बहुत बढ़िया, आप इसे लाइक शेयर था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और उसके अलावा आप इसको अन्य लोगों को शेयर करिएगा ताकि सब्सक्राइबर, हमारे परिवार जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही।
वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। धन्यवाद।